शतरंज की बिसात पर सबसे खतरनाक मोहरा कौन सा होता है? कई जानकार कहते हैं घोड़े पर ध्यान धरिए, ढाई चाल चलता है, सब तरफ चलता है और जब अपनी रौ में आता है तब बड़े बड़े वजीरों को नेस्तनाबूद कर सकता है। बादशाहत की लड़ाई है, नाम लोकतंत्र है, सबको सत्ता पर काबिज होना है और उसके लिए अलग अलग रणनीतियां अपनानी है। लेकिन क्या हो जो एक रणनीति बार बार मुंह की खाए, तब उदाहरण दिए जाने लगते हैं विपक्षी खेमे के नायक के द्वारा कि साहब घोड़ों में गड़बड़ हो गई है, बारात का घोड़ा रेस में उतार दिया और रेस का बारात में नचवा लिया। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के नेता, सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और अभी हाल में गुजरात के दौरे से लौटे राहुल गांधी के वक्तव्य की। उनके भाषण की कुछ टिप्पणियां सुनिए, उसके बाद आगे की बात। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर दो टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। ये दो जो ग्रुप्स हैं, इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। तो आपने सुना, कभी उन्हें बब्बरशेर याद आ रहे हैं, कभी बारात के घोड़े। सुनने वालों ने 2013 का भाषण भी याद किया जो जयपुर में दिया गया था उपाध्यक्ष बनने के बाद। सुनने वालों ने पढ़ा भी 2019 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस्तीफे के साथ लिखी गई चिट्ठी को, जवाबदेही को। पूछा यह भी गया कि यदि गुजरात इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी इतनी अनदेखी क्यों की जाती है। अनदेखी के कई उदाहरण दिए जाते हैं, मसलन क्यूरियस केस ऑफ अर्जुन मोढवाडिया। तमाम जिंदगी भाजपा के खिलाफ लड़े, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में सरकार रही तो मंत्री पद भी मिला
और वही अर्जुन मोढवाडिया बताया जाता है कि 3 बरस तक राहुल गांधी से मिलने का इंतजार करते रहे। जब इंतजार पर भरपूर जाले लग गए तो उन्होंने अपनी चाल बदली और भाजपा में चले गए। अर्जुन मोढवाडिया की जगह कोई दूसरा नाम रख दीजिए, कोई दूसरी वजह रख दीजिए, लेकिन कहानी लगभग वैसी ही नजर आती है। सुनने वालों ने यह भी कहा कि जब आप गुजरात में कांग्रेस पर बात करें तब दरअसल आपको भाजपा पर बात करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस भाजपा ही चला रही है। और उससे भी बड़ा सत्य यह है कि गुजरात व्यवसायियों का प्रदेश है। जिसके जिसके व्यवसायिक हित हैं उन्हें सत्ता के साथ एक संतुलन बना के रखना होगा। तो अभी जो कांग्रेस में बचे हैं जरा उनके भी व्यवसायिक हितों को देख लीजिए। फिर यह भी कहा गया कि कुछ नया होगा, एक तुरुप का पत्ता निकाला जाएगा। क्या उसका नाम जिग्नेश मेवानी होगा? क्या जिग्नेश मेवानी राहुल गांधी के गुजरात में नए सिपहसालार होंगे? और अगर ऐसा होता है तो वो ओल्ड गार्ड क्या करेगा जो अब तक कांग्रेस नाम के किले की जितनी भी जैसी भी असफल हिफाजत करता रहा है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शक्ति सिंह गोहिल क्या करेंगे? अमित चावड़ा क्या करेंगे? और क्या करेंगे भरत सिंह सोलंकी? एक लंबी सूची, बहुत सारे तर्क, लेकिन इन सब से उतर हमें लगा कि जरा बात तो की जाए, क्योंकि ऐसा कभी होता है जब जनरल अपनी सेना को संबोधित करे और जंग से ठीक पहले कह दे कि हमें पता है कि आप में से कुछ दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। ये उत्साह को तोड़ने वाला बयान हो सकता है या कुछ की नजर में रियलिटी चेक वाला। रियलिटी चेक की कोशिश में आज गुजरात पर विस्तार से बात करेंगे 4 गुजराती भाषी पत्रकारों के साथ। हमारे पहले मेहमान हैं अहमदाबाद मिरर और नव गुजरात समय के ग्रुप एडिटर अजय उम्मट जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी दूसरी मेहमान जमावट की फाउंडर डायरेक्टर, गुजरात की नौजवान प्रखर पत्रकार, हमारी मित्र देवांशी जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये अलग से ढोकला और मिठाई भिजवाना, इतनी तारीफ की है इंट्रोडक्शन में। थैंक यू। हमारे तीसरे मेहमान वो हैं जो जब नाराज नहीं होते हैं हमसे तब काफी दिलचस्प टिप्पणियां करते हैं पॉलिटिक्स पर। इंडिया टुडे टीवी के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी। કેમ છો સૌરભભાઈ, તમારી હાલત કેમ છે? મજામાં, જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्णा। चलो जय श्री कृष्णा सौरभ भाई। बड़ा एफर्ट लगता है आपको बोलने में। नहीं क्या, ये देखिए शुरुआत ही आपने ऐसी कर दी। सर, होली में छेड़खानी चलती रहनी चाहिए। नहीं, आप बहुत बदमाश है। केवल ये सब चीजें आप करते हैं ताकि ये क्लिप हो जाए और आपका शो वायरल हो जाए। राजदीप वो एक्टर आपके शो में है या वो पत्रकार है? आजकल एक्टर और आपको मालूम है ना क्या हुआ जब भजनलाल शर्मा को पूछा गया हु इज योर फेवरेट एक्टर, क्या जवाब दिया? तो आपको भी अगर सवाल पूछा जाएगा कल की कौन आपका फेवरेट एक्टर है, कहीं आप ना कह दे राजदीप सरदेसाई, क्योंकि मेरी वजह से आपके शो की टीआरपी थोड़ी बढ़ती है। नहीं, आप मेरे फेवरेट सिंगर हैं। हमारे चौथे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट और 3 ताल नाम के बेहद मकबूल पॉडकास्ट के बेहद जरूरी स्तंभ 3 ताल में ताऊ के नाम से विख्यात कमलेश किशोर सिंह। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय हो जय हो जय हो। ये जो 3 ताल के श्रोता और दर्शक हैं उनके लिए चिर परिचित अभिवादन है। ललन टॉप के और नेता नगरी के जिन दर्शकों ने अभी तक इस अद्भुत पॉडकास्ट का रसास्वादन नहीं किया है, उनको मेरी सलाह है कि पहली फुर्सत पाते ही वो इस पुनीत कर्तव्य को अंजाम दें। ये चारों लोग गुजराती भाषी हैं और भी भाषाएं जानते समझते हैं। मैं गुजराती भाषी नहीं, यू कैन स्पीक गुजराती। हाँ, पर मैंने इसीलिए कहा ना कि और भी भाषाएं जानते हैं। अब देखिए, आपका तो वैसे भी विस्थापन का इतिहास है। कमलेश किशोर सिंह जी मूलतः हमारे चंबल के रहने वाले हैं, भिंड के रहने वाले, पूर्वज इनके माइग्रेट हो गए बाबा धाम में, देवघर में। फिर ये रोजगार के सिलसिले में आप जब एसीजे में पढ़े तब वो चेन्नई में हुआ करता था, बेंगलोर में। तब बेंगलोर में था। बेंगलोर रहे, अहमदाबाद रहे आप एशियन एज के दौर में, दिल्ली रहे, पंजाब रहे, चंडीगढ़ रहे, भोपाल रहे। तो हमारा तो विस्थापितों का हिजरत है। चलिए अजय भाई, हमको सबसे पहले ये बताइए कि ये जैसा भी चल रहा है, कैसा चल रहा है गुजरात में कांग्रेस का हाल। क्योंकि जब हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, मुझे याद है छुटपन में
मेरी 7-8 बरस की उम्र रही होगी, 90-91 का साल। तो मैं गांव में कुछ पुरानी मैगजीन मिल जाया करती थी, पिताजी की लाई हुई माया और इंडिया टुडे। तब हम लोग चिमन भाई पटेल के बारे में पढ़ा करते थे, माधव सिंह सोलंकी के बारे में पढ़ा करते थे। नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी तब इन लोगों को पद भी मिले। चिमन भाई जब वहाँ नहीं होते थे, यहाँ होते थे। उसके बाद और भी दूसरे नेताओं के बारे में। और 95 के दशक में हमने देखा कि बड़ा सा, मतलब उनकी आंखें भी बड़ी और बड़ा सा टीका लगाई। इंडिया टुडे पे ही कवर में शायद छपा था केशु भाई पटेल की तस्वीर। फिर हमने शंकर सिंह वाघेला का प्रकरण देखा और फिर क्रमशः हम गुजरात के भाजपा नेताओं को भी जानने लगे। वो जानना अब इतना बड़ा हुआ है कि 2014 से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात की पॉलिटिकल नर्सरी से निकले, और अमित शाह 2019 से देश के गृह मंत्री हैं। पर जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस के नेता अभूतपूर्व और भूतपूर्व कांग्रेसी हो जाते हैं एक ही समय में। ये कैसे हो रहा है, क्या चक्कर क्या है? जरा हमें ये क्यूरियस केस ऑफ गुजरात कांग्रेस समझाइए। इसकी मैकेनिज्म क्या है, व्यावसायिक हित क्या है, कौन कौन से खेमे रहे, कौन कौन से जातीय संस्करण रहे, और अब क्या समीकरण है? सौरभ, जिस दिन राहुल गांधी यहाँ पर थे और मैं एक बड़े सीनियर कांग्रेसी नेता से बात कर रहा था, और आपने जो घोड़े की बात का जिक्र किया ना कि भाई शतरंज की गेम होती है, उसमें घोड़े का महत्व होता है, तो उस नेता ने मुझे कहा कि अजय भाई, गुजरात में गधे गुलकंद खा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस पार्टी में गधे गुलकंद खा रहे हैं और घोड़ों को अभी घास का इंतजार है। तो ये प्रॉब्लम है गुजरात में। मतलब गुजरात में आपने जो कहा ना, वो खेमेबंदी इतनी ज्यादा है, जिसे हम गुटबंदी कहते हैं, कि ये अहमद पटेल ग्रुप का है, ये माधव सिंह सोलंकी ग्रुप का है, ये सनत मेहता ग्रुप का है, ये जीना भाई दर्जी वाले। जरा नाम लेके बताइए कौन कौन से गुट वहां एग्जिस्ट करते हैं। विधायक तो है नहीं ज्यादा, गुट ही सुन लें। सर ये आप बताओ, एक शक्ति सिंह गोहिल का गुट है, ठीक है। एक अर्जुन मोढवाडिया का गुट था, तो वो गुजराती में कहावत है, ये मेरे 4 साथीदार बताएंगे आंगलियात, मतलब वो अपने साथ जाते हैं तो अपनी पार्टी में लोगों को भी लेके चले जाते हैं। वो सीजे चावड़ा को भी लेके चले गए, दूसरों को। तो मतलब आप सोचो सर कि गुजरात में एक जमाना होता था अहमद पटेल ग्रुप, फिर जीना भाई दर्जी ग्रुप, फिर सनत मेहता ग्रुप, फिर जीवराज मेहता वाला ग्रुप जो प्रजासत्ताक समाजवादी पार्टी से आया था, फिर चिमन भाई पटेल का ग्रुप, फिर शंकर सिंह वाघेला आ गया। तो शंकर सिंह वाघेला अपने साथ वो खजूरिया वाला जो ग्रुप, जिनको बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने निकाल दिया, उनको कभी कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये गुटबंदी जो थी वो चलती रही। और सर ये फ्यूडलिज्म ये है कि सब लोग अपने अपने गुट के नेता के वफादार है, कांग्रेस पार्टी के वफादार कोई नहीं है। पिछले 10 साल में गुजरात कांग्रेस में से 600 से अधिक नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए हैं। मोर देन 80 मेंबर पार्लियामेंट और एमएलएज जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, संगठन में है। तो आज की तारीख में भी गुजरात कांग्रेस के वर्कर, जो आपने कहा ना, किसी के कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, किसी के माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, इन सब के कॉन्ट्रैक्टरों को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत अच्छे से होता है। तो लोग कहते हैं कि भाजपा सरकार में अगर आपको अच्छा पद चाहिए तो कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, कांग्रेस में जाके हल्ला कीजिए, कुछ आंदोलन कीजिए, और फिर बीजेपी वाले आपकी एक औकात बन जाएगी, एक वक्फ हो जाएगी, तो फिर आपको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाएगा। तो ये राजमार्ग हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। इसको लेके काफी नाराजगी है कि हमारा काम तो झाड़ू पोछा लगाने का है, और कांग्रेस से लोग जो आ जाते हैं उनको बोले आप जो है पार्टी में अच्छी पोजीशन दे देते हैं। आप सोचिए ये पार्टी में कितनी बार सबोटेज हुआ। जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 18 MLAs of sitting Congress party they had resigned en masse, और वो रिजाइन कर दिया। उनको उस वक्त कोई पोजीशन नहीं मिली। बाद में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें उनको लोकसभा और विधानसभा की टिकट मिल गई। ये ज्यादातर कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिनके पास माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रक कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट है, रोड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कांग्रेस में रहने वाले को जैसे कहा जाता है ना कि बाहर के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो जितने आउटसाइड कांग्रेसी नेता है उनको बीजेपी सरकार में अच्छा काम मिल जाता है, एंड दे आर हैप्पी विद देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू भारतीय जनता पार्टी। और ऐसा नहीं है द्विवेदी जी कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, किसकी साठगांठ है, कौन सैबोटेज कर रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन एआईसीसी को नहीं है। जब 2017 में कांग्रेस पार्टी के 77 एमएलए चुनाव जीत के आए थे और 2022 में 17 हो गए, 60 एमएलए कम हो गए, तो श्रीमान राहुल गांधी ने एआईसीसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
और महाराष्ट्र के दलित नेता राउत साहब ने एआईसीसी के कुछ पदाधिकारियों और गुजरात के कुछ नेताओं से बातचीत करके एक रिपोर्ट बनाया था, जिस रिपोर्ट में बताया गया था किस किस की संदिग्ध भूमिका है। उनमें से कुछ लोगों को प्रमोशन मिल गया है पार्टी में, और वो रिपोर्ट जो है अभी भी मतलब एक ताक में रख दी गई है। उसके ऊपर अजय भाई नाम तो बताइए, रिपोर्ट में कौन नाम थे? सर ये ओपन सीक्रेट है, राहुल गांधी को भी मालूम है कि कौन कौन से। अरे नेता नगरी के दर्शकों को पता चले सर, ये नेता नगरी थोड़ा खुल के बात करते हैं। सर अब यो देखो, मोटवाडिया साहब आपने ही बताया कि भाई उनसे नाराजगी थी, तो मोटवाडिया साहब हैं वो वहां चले गए हैं, सीजे चावड़ा है वो वहां चले गए हैं, तो काफी लोग हैं। आप सोचिए कि ये सब लोग जो हैं, बलवंत सिंह जो थे पहले, ये सब लोग आज की तारीख में वहां कैबिनेट मिनिस्टर है, विधायक हैं, दे ऑल आर एंजॉयिंग पावर इन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। अच्छा, जरा मुझे ये मैकेनिज्म समझाइए, शिष्ट भाषा में कहें तो हृदय परिवर्तन नेताओं का, और खालिस जमीनी भाषा में कहें तो इवेल्युएशन एंड देन पोचिंग। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि हैसियत के हिसाब से होता है, अच्छा विधायक है, सांसद है, तो इसको दिल्ली से फोन आएगा या अहमदाबाद से ही सेटल हो जाएगा, क्या इनडायरेक्टली पहले कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अप्रोच करेगा या दूसरे वर्ग के लोग अप्रोच करेंगे, टटोलेंगे मन, उसके बाद ये कैसे, ये जो स्विचिंग होती है, और जिसमें कई नाम हैं। देखिए ये विधायकों की अगर बात करें तो अरविंद लालानी है, चिराग पटेल है, सीजे चावड़ा आपने जिक्र किया, अर्जुन मोढवाडिया, धर्मेंद्र सिंह वाघेला निर्दलीय हैं, ये स्विच करते हैं उपचुनाव में। ये वो नाम है जो विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे एक निर्दलीय को छोड़ के। ये ऑपरेशन कमल चलता है, पहले की हमने बात की ही है, 2017 के चुनाव का बार बार जिक्र होता है, 3 नामों को दोहराया जाता था यूथ के लेवल पे, हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश। और अगर देखिए साहब 2017 में उस नवंबर दिसंबर के महीने में कोई अहमदाबाद में खड़े होकर ये कहता कि आज जो ये खम भर रहे हैं, सूरत में लाखों की रैली कर रहे हैं और अहमदाबाद में ये 5 बरस के भीतर इसी राजधानी क्षेत्र की एक एक विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होंगे माननीय कार्यकर्ताओं के साथ, तो ये असंभव लगता अजय भाई 2017 में। पर ये 2022 का सत्य है। अल्पेश ठाकुर राधनपुर से चुनाव हार के आए, यहां पर चुनाव जीते, ये विरमगांव में आकर चुनाव जीते, दोनों विधायक हैं। सर अल्पेश ठाकुर राधनपुर से हार गए, जो ऐसा मानते थे कि उनको तो ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन कलर की पेन होगी, ग्रीन कलर से साइन करेंगे और सीएम के बगल में उनकी कैबिन होगी, उनको हराया किसने? उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हराया और कांग्रेस वालों ने मिलकर हराया कि भाई ये गलती से ऊपर ना चला जाए। ओके, नंबर 1। तो फिर अमित भाई ने उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको गांधीनगर लोकसभा में टिकट दे दी। सिमिलरली हार्दिक पटेल, जिसके सामने इतने सारे केस हुए थे पिछले महीने, ये देवांशी और राजदीप यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम होगा, उनके सामने के सब केसेस जो थे, इंक्लूडिंग सिटीजन केसेस, राजद्रोह के केस, वो सब भी उनके सामने जो है वो विड्रॉ हो गए हैं। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि आपने देखा होगा कि विधानसभा और लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता टूटते हैं वो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, जामनगर से नहीं टूटते हैं, वो अमरेली से तोड़े जाते हैं, वो पोरबंदर से तोड़े जाते हैं, वो कच्छ से तोड़े जाते हैं, वो जूनागढ़ से तोड़े जाते हैं, वो महसाना से, वो साबरकाठा से, वो बनासकाठा से। इसलिए कि वहां ज्ञाति का जो समीकरण है, उनको ठाकुर कम्युनिटी के वोट चाहिए, उनको पटेल कम्युनिटी के वोट चाहिए। अल्पेश ठाकुर को इसलिए तोड़ा गया है ताकि वो बनासकाठा, साबरकाठा और पाटन डिस्ट्रिक्ट लोकसभा चुनाव में उनकी मदद कर सके और ठाकुर कम्युनिटी के वोट ला सके। हार्दिक पटेल को इसलिए तोड़ा गया ताकि वो सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद रूरल डिस्ट्रिक्ट में कड़वा पाटीदार वोट हैं, उनको तोड़ सके। तो ये धर्मेंद्र को इसलिए तोड़ा गया, धर्मेंद्र सिंह जी को, क्योंकि वो साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में राजपूत कम्युनिटी के वोट तोड़ सके। तो भारतीय जनता पार्टी है वो एक एक सीट पे एक नाती के जो समीकरण है उसको बहुत बढ़िया से संतुलित करती है और हिंदुत्व तो उनके साथ है। तो बीजेपी जो है वो एक एक सीट पे माइक्रो मैनेजमेंट करती है और फिर प्लान करती है कि कांग्रेस से किस नेता को तोड़ा जाए। पोरबंदर में उनको पता था कि मनसुख मांडविया जो है वो लोकसभा चुनाव जीतने में उनको तकलीफ हो सकती है, इसलिए क्योंकि पहले मनसुख मांडविया सेंट्रल मिनिस्टर थे, वो भावनगर से चुनाव लड़ना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने भावनगर की टिकट जो थी, जो शक्ति सिंह गोहिल का गढ़ माना जाता है,
वो सीट और अहमद पटेल का गढ़ जो भरूच, ये दोनों सीट कॉम्प्रोमाइज करके आम आदमी पार्टी को दे दी और आम आदमी पार्टी ने वहां कोली कम्युनिटी के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। मनसुख मांडविया और भारतीय जनता पार्टी को लगा के यहां से मनसुख मांडविया पटेल कम्युनिटी होने के नाते कोली कम्युनिटी के कैंडिडेट के सामने नहीं जीतेंगे, इसलिए उनको कॉम्प्रोमाइज करके पोरबंदर लड़ाया और अर्जुन भाई मोढवाडिया को भी कहा कि आप आ जाइए, उनको विधायक की टिकट दे दी, वो विधानसभा जीत गए, मनसुख भाई मांडविया लोकसभा जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पे इस तरह से माइक्रो प्लानिंग करती है, जो आपको कांग्रेस पार्टी में कहीं दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी में तो वो किस गुट का है उसको टिकट दी जाएगी। सौरभ, सबसे ज्यादा हद तो ये होती है कि सूरत लोकसभा की सीट जहां कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दी थी उसने लास्ट डे अपना कैंडिडेचर जो था वो विड्रॉ कर लिया और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उस इंक्वायरी कमेटी का क्या रिपोर्ट आया किसी को पता नहीं चला और लोकसभा की सीट अनकॉन्टेस्टेड हो गई। ऐसा आपने कभी सुना है? ये भी एक गुजरात मॉडल है। जी बिल्कुल, गुजरात मॉडल पर और चर्चा करते हैं। देवांशी जी, आप तो लगातार फील्ड पर जा रही हैं, मैं इस पॉलिटिकल सर्कल की चर्चाओं पे आऊंगा। जब आप जनता के बीच जाती हैं तब वो गुजरात कांग्रेस की इस स्थिति को लेकर क्या टिप्पणी करती है जनता, चाहे वो सौराष्ट्र की हो, काठियावाड़ की हो, नॉर्दर्न गुजरात की हो, साउथ गुजरात की हो, ट्राइबल गुजरात की हो, या जो बीच का सेंटर है अहमदाबाद गांधीनगर, चर्चा क्या होती है इसको लेकर? कांग्रेस जनता के बीच से तो गायब नहीं है। जनता जानती है कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल इलाके में अगर आप जाएंगे तो आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी उनके लिए कुछ करके गई है तो उसका एहसान चुकाना है उनको। पहले स्कीम आती थी घर की, वो भी इंदिरा आवास और राजीव गांधी के नाम पे हुआ करता था, तो उसकी भी बहुत बड़ी असर है उनके दिमाग के ऊपर। पर लोगों को राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। न्याय यात्रा के बाद कुछ चेंज हो जाएगा ऐसा भी लोगों को नहीं लगता उतना ज्यादा। मास लीडर के तौर पे अगर आप ग्राउंड पर जाते हैं, किसी भी आम इंसान से पूछते हैं, वो नरेंद्र मोदी के लिए अफेक्शन बताता है। कांग्रेस में वो राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार या फिर अल्टरनेटिव नहीं देखता। लोग आज भी पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी के ऑप्शन में कौन है, आप बताइए। कांग्रेस के नेताओं के पास भी खुद उसका जवाब नहीं होता। जब नेता चले जाते हैं ना दूसरे पक्ष में, तो बहुत आसानी से ऐसा कह देते हैं लोग कि ये तो कॉम्प्रोमाइज थे और ये तो चले गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी लालसा की वजह से गए। बिजनेस तो उनका रहा ही होगा, बहुत स्वाभाविक है कि रहा होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि उनको होप अपने लीडर में भी नहीं दिखती। वो लोग निराश होते हैं हर रिजल्ट्स के बाद, वो किसी भी स्टेट से आता है, कहीं से भी आता है, तो वो उनको महसूस होता है कि भाई 22 के चुनाव में कितनी बार राहुल गांधी आए थे गुजरात में। जब आप सवाल करते हैं ना कि 17 से 22 में खत्म हो गए, पर 22 में आपने कितनी रैलियां की गुजरात में आकर? आपने 2024 में कितनी रैलियां की गुजरात में आकर? आपने गुजरात को क्या कभी भी सेंटर में रखा? गुजरात में कितना कंसंट्रेशन किया? तो वो सारे जवाब नहीं मिलते और इसलिए ये सारी मनोस्थितियां नेताओं की सामने आती है कि फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया और हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जनता के बीच में जो भी कांग्रेस के नेता है वो खुद के बलबूते पर और खुद की ताकत से आगे आए हुए हैं। आज भी जो 12 विधायक शेष बचे हैं गुजरात की विधानसभा में, उसमें से 6 विधायक कांग्रेस के सिर्फ उत्तर गुजरात से है। तो आप बनासकांठा, साबरकांठा या पाटन हटा दीजिए तो गुजरात के पास तो कुछ नहीं बचा तो कांग्रेस के पास। और वो भी सारे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगते हैं कि सिर्फ ठाकुर या कोली पॉलिटिक्स वही कांग्रेस करती है, पर उसके अलावा तो वोट भी कौन देता है उनको? तो आज भी जो विधायक है उनके पास बचे हुए, उसमें सबसे ज्यादा ठाकुर कैंडिडेट है। उत्तर गुजरात ने उनको बचाया हुआ है। तो आप कौन से एरिया में जाकर कांग्रेस की बात करते हैं उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप बड़गाम में जाएंगे तो आपको जिग्नेश मेवाणी के समर्थक मिलेंगे। आप उत्तर गुजरात में ठाकुर कम्युनिटी के बीच में जाएंगे तो आज भी लोग हैं, लोकल लीडर्स हैं, उन पर भरोसा करते हैं। कम्युनिटी के लीडर्स है वो बीजेपी के पास है सारे। आप ठाकुर को हटा दीजिए या फिर दलित नेताओं को कुछ हटा दीजिए, कांग्रेस के पास किसी भी कम्युनिटी के लीडर्स उनके पास नहीं है। आहिर समाज का नेता उनके पास नहीं है, पाटीदार समाज के नेता उनके पास नहीं है, ब्राह्मण के नहीं है, जैन के नहीं है, मेर कम्युनिटी के नहीं है, ओबीसी की बाकी जो सारी कास्ट है उनके भी नेता उनके पास नहीं है। क्षत्रिय में भी नाम के तौर पर शक्ति सिंह गोहिल है, पर शक्ति सिंह गोहिल क्या क्षत्रिय समाज के नेता है? तो उसका जवाब ना है। तो जब कम्युनिटी वाली पॉलिटिक्स है, कास्ट वाली पॉलिटिक्स है, कास्ट में भी सब कास्ट वाली पॉलिटिक्स है कि सिर्फ कोड़ी नहीं, कोड़ी में से तड़पदा कोड़ी और चुमारिया कोड़ी, सिर्फ पाटीदार नहीं, पाटीदार में भी कड़वा पाटीदार, लेहुआ पाटीदार।
तो जब आपके पास समाज के नेता नहीं है, कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो लोग उस हिसाब से वोट नहीं करते। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि गांव के किसी भी की भी सत्ता हो, गांव के जो सरपंच है वो कांग्रेसी सोच या विचारधारा वाले होते थे। सरपंच में तो पक्ष नहीं होता, पर फिर भी जब चुनाव खत्म होते हैं तो दोनों पार्टियां क्लेम करती है कि हमारे विचारधारा वाले सरपंच चुनकर आए हैं। स्थानीय चुनावों में भी कांग्रेस खत्म हो गई है, और अब कांग्रेस की ऐसी सिचुएशन है कि जब रिजल्ट्स आते हैं और वो डिस्कशन में जब नेता आते हैं डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, तो उनको बुरा नहीं लगता। पहले हमने नेताओं को देखा था कि वो निराश होते थे जब आते थे हिस्सा लेने के लिए चर्चा में, अब वो ज्यादा निराश भी नहीं होते। वो क्या करते हैं कि उनकी अपेक्षा है कि पत्रकार विपक्ष की भूमिका निभाए, उनकी अपेक्षा है कि न्याय तंत्र विपक्ष की भूमिका निभाए। उनके पास ये जवाब नहीं है कि विपक्ष के कौन से नेता विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक ये सवाल जब बहुत आम हो जाता है, तो जनमानस में भी वही चीजें हैं जो प्रतिबिंब दिखता है, जो नेता सोचते हैं वही वो सोचते हैं। और इसलिए कुछ एक कम्युनिटी में अपने लोकल लीडर्स की वजह से, बनासकांठा में गेनीबेन या जगदीश ठाकुर या आणंद में अमित चावड़ा की पर्सनल जो उन्होंने बनाकर रखा है, उसकी वजह से आज भी कांग्रेस का जिक्र होता है। 12 विधायक है, 1 MP है, ये भी अगर चले जाए, राज्यसभा में शक्ति सिंह की टर्म खत्म होते ही कांग्रेस वहां से 0 हो जाएगी। तो अब वहां कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के पास, और इसीलिए जो जीरो से शुरू करने की बात होती है, या अभी भी और जाने वाले हैं, जाएंगे और बहुत सारे नेता जाएंगे, क्योंकि और झटका उनको लगना बाकी है कांग्रेस को। पर ये जब सब खत्म होगा तब शायद कांग्रेस आराम से सोच सकती है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, विचार के लिए लड़ने वाले कितने लोग बचे हैं। और दूसरा, कांग्रेस का विचार कौन सा, वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, मीडिया के कुछ नेता है, वो अलग विचार की बात करते हैं। जिग्नेश मेवाणी या लालजी देसाई है, वो अलग विचार की बात करते हैं। विचार भी मैच नहीं होते उनके पास ये जवाब ही नहीं है कि कांग्रेस कौन सी सोच के लिए चुनाव लड़ रही है, वो कौन सा शासन लाना चाहते हैं। क्योंकि एक और राहुल गांधी आकर ये प्रश्न पूछते हैं कि आपको सवर्ण समुदाय वोट क्यों नहीं करता, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा था। अब उनके नेता है वो तो बार बार ऐसा बताते हैं कि गुजरात में एक भी गृह मंत्री है वो ब्राह्मण, पटेल और जैन को छोड़कर नहीं हुआ, तो बाकी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव कब मिलेगा उनको। वो जब पॉलिटिक्स करते हैं तो सिर्फ उनकी ओबीसी, एससी और एसटी की पॉलिटिक्स होती है। कांग्रेस की वर्तमान राजनीति में बाकी समुदायों के लिए, शहरों के लिए उनका क्या विजन है, उनके पास कुछ जवाब नहीं है। वो जो पॉलिटिक्स करते हैं उस हिसाब से उनको उतने वोट मिलते हैं। तो कांग्रेस में विचारधारा का भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और उतना ही कंफ्यूजन लोगों में है। और इसीलिए जब एक नई पार्टी आती है 2022 में, तो वो शायद 24 लाख या 42 लाख जितने बहुत सारे वोट लेकर 11-12% वोट लेकर चली जाती है। और कांग्रेस को यह भी समझ में नहीं आता कि उनकी जमीन नीचे से चली गई, फिर भी वो पता नहीं एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। राजदीप जी, दिल्ली से देखने पे गुजरात की कांग्रेस कैसी नजर आती थी और अब क्या हाल है? आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैंने दोनों की बात सुने, इतनी खूबसूरती से उन्होंने रखा है कि कांग्रेस लगभग हाशिए पर क्यों आई है गुजरात में। और सौरभ जी, आप जानते हैं मैं थोड़ा, जैसे आप कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हूं, तो मैंने पहला एक चुनाव कवर किया था 1990 का गुजरात में, 1990 की बात कर रहा हूं मैं। उस समय चिमन भाई पटेल गुजरात के नंबर 1 नेता माने जाते थे, कांग्रेस ही थे, लेकिन कांग्रेस छोड़कर वो जनता दल में शामिल हुए थे उस समय। तो वो एक तरह से जनता दल के चेहरे बने थे, और जनता दल ने भाजपा के साथ उस समय गठबंधन किया था, वीपी सिंह की सरकार हुई थी। लेकिन जितने भी नेता थे ज्यादातर जनता दल में, वो कांग्रेस से आए थे, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी। माधव सिंह सोलंकी उनका उस समय उनके कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। तो अगर आप गुजरात 1990 में जाते तो भाजपा जो थी वो एक तरह से नई पार्टी की तरह से उभर कर आ रही थी, राम जन्मभूमि का मूवमेंट के बदौलत वो आगे आ रही थी। लेकिन ज्यादातर जो चर्चा वहां होती थी वो कांग्रेसी नेताओं की होती थी, भले ही आप चिमन भाई पटेल की बात करें या माधव सिंह सोलंकी की। लेकिन क्या हुआ उस समय कि एक बार चिमन भाई पटेल ने अपनी जनता दल जी बना दी, यानी जनता दल को तोड़ के अपनी पार्टी बना दी, और फिर कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया ताकि भाजपा को दूर रखे, और अंत में चिमन भाई एक बार फिर कांग्रेस में आए। तब मुझे लगता है कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हुई, क्योंकि एक तरफ बीजेपी धीरे धीरे अपने आप को हिंदुत्व के नारे पर बढ़ा रही थी,
और ये जितने भी कांग्रेसी नेता थे, बिल्कुल सही कहा, ये केवल अपनी राजनीति, अपनी स्वार्थ की राजनीति करते थे। नाम लेते थे महात्मा गांधी का और गांधी के आदर्शों का, लेकिन केवल अपनी पकड़ अपने इलाके में या सत्ता के लिए क्या करना है उस तरह से चलती थी। और जैसे ही 95 में पहली बार बीजेपी आती है, ये जितने भी नेता थे, चिमन भाई पटेल तो गुजर गए तब तक, और बाकी जो नेता थे वो एक तरह से बिल्कुल हाशिए पे पड़ गए। उनके लिए उनकी जमीन चली गई, क्योंकि वो जमीन से जो जुड़ाव था वो चला गया। अब आप सोचिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप 1985 में आइए, 5 साल उसके पहले, उस चुनाव में कांग्रेस को 150 सीटें आती है आउट ऑफ 182, 150। माधव सिंह सोलंकी नेतृत्व करते हैं, वो एक नई जातीय समीकरण करते हैं जिसे खाम कहा जाता है, क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, मुस्लिम को साथ लेकर अपना अपनी राजनीति बनाते हैं। जीनाभाई दर्जी पुराने कांग्रेस नेता थे, उन्होंने एक तरह से ये तय किया था कि अगर आपको अपने आप को मजबूत करना है गुजरात में, तो ये खाम अलायंस बनाइए। 150 सीट आते हैं, लेकिन उसी माधव सिंह सोलंकी को 1.5 साल बाद हटाया जाता है, क्योंकि वो जो कास्ट अलायंस होता है, एक एंटी कास्ट, एक पाटीदार, एक तरह से आप कहिए पाटीदार लेड एजिटेशन उसके खिलाफ होता है, जो कम्युनल राइट्स में तब्दील हो जाता है। और राजीव गांधी की सरकार बिल्कुल ये हो जाती है, वो बेबस होता जाती है और माधव सिंह सोलंकी को निकालती है। हम राजीव गांधी को शाहपानों से जोड़ते हैं जब नेशनली बात करते हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरह से खाम अलायंस को एक तरह से कमजोर उस समय किया गया और माधव सिंह सोलंकी को हटाया गया, उसका भी नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब उस जमाने के कांग्रेस नेता जो थे वो अलग थे, वो बिल्कुल रिलैक्स हुआ करते थे। माधव सिंह सोलंकी जो थे, उनके सामने पुस्तकालय, बेस्ट लाइब्रेरी। आप सोचिए, दिल्ली में जितने भी नेताओं से मिला हूं मैं इतने सालों में, माधव सिंह सोलंकी उनकी जो पुस्तकालय थी, लाइब्रेरी थी, ऐसे खूबसूरत पुस्तक थे। वो पुराने जमाने के नेता थे, पढ़ाई में बहुत विश्वास रखते थे, वो एक अलग तरीके के नेता थे। चिमन भाई पटेल जो नेता थे, वो पावर गेम्स खेलना जानते थे, किस तरह से पावर की राजनीति खेलते हैं। आज आप गौतम अडानी की बात कर रहे हैं, और गौतम अडानी किस तरह से नरेंद्र मोदी के करीब है। आप जानते हैं, चिमन भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने गौतम अडानी जी को 90 के दशक में पहली बार एक तरह से प्रोत्साहित किया था। तो उस जमाने से उस चिमन भाई पटेल, माधव सिंह सोलंकी जैसे नेता जो थे, जैसे ही 95 में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आती है, केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह वाघेला, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, ये अलग अलग नेता उभर कर आते हैं, कांग्रेस के जितने नेता हैं उनकी जमीन ही खिसक जाती है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, हर कांग्रेसी नेता केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जो आप कहिए अपनी जो लोकल बेस है उसके लिए लड़ता था। कोई और किसी की मास बेस जो थी वो नहीं रह गई थी। और जैसे ही ये गुजरात कांग्रेस के नेता कमजोर हो गए, केवल एक ही दिल्ली में फिर गुजरात कांग्रेस का एक तरह से नेता उभर कर आया, वो थे अहमद पटेल। अब अहमद पटेल वो नेता थे जो जानते थे कि क्योंकि वो गुजराती मुस्लिम है, वो कभी वहां नेतृत्व तो नहीं कर सकते, तो उनको अपनी राजनीति दिल्ली तक सीमित करनी पड़ी। सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गए, लेकिन गुजरात में जो भी होता था उस पर उनकी निगरानी थी। तो उन्होंने एक कोई बड़े नेता को भी उभरने नहीं दिया। तो कांग्रेस ने फिर क्या किया, बाहर से नेता लाए। शंकर सिंह वाघेला का उदाहरण लीजिए। शंकर सिंह वाघेला वो नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को टक्कर दी, कांग्रेस ने उनको अपनी तरफ किया। अब कांग्रेस फिर अपनी विचारधारा कैसे रखती? अगर आपके नेता उस समय शंकर सिंह वाघेला जैसे नेता हो गए, तो आप हिंदुत्व को कैसी लड़ाई देंगे? देखिए, कांग्रेस में गुजरात में विचारधाराहीन नेता हुए हैं पिछले कई सालों से। बिल्कुल सही कहा अजय उमट ने, कई कॉन्ट्रैक्टर नेता थे जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स, मुझे एक कहा गया, एक बड़े कांग्रेस नेता है, उनके बेटे का एक बस कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस है। वो बस कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस बीजेपी उसे आगे बढ़ाती है, तो फिर वो बीजेपी को कैसे टक्कर देंगे? ऐसे कई नेता हैं जिनके लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके मिल्क कोऑपरेटिव्स के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। तो ये जो कल्चर, ये कुछ हद तक वेरी इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्र में एक जमाने में हुआ करता था थ्रू शुगर कोऑपरेटिव्स। तब कांग्रेस पूरी तरह से कंट्रोल करती थी। अब आज उसी तरह से भाजपा पूरी तरह से
इकोनॉमिक पावर, स्टेट पावर, मनी पावर, मीडिया पावर एंड रिलीजियस पावर, धार्मिक पावर, इन सब शक्तियों को एक साथ करके एक तरह से गुजरात को उन्होंने पार्टी स्टेट बनाया है। अब वो पुराने कांग्रेसी नेता करेंगे क्या? कौन रह कौन गए? आप जितने भी नाम ले रहे हैं, अब कोई पुराने कांग्रेसी नेता ही नहीं रह गए। मैंने आज एक इंटरेस्टिंग कांग्रेसी नेता से सुबह बात की, उन्होंने कहा हम एक नए नेता, राहुल गांधी चाहते हैं नए नेता आए, उनको पता चल गया पुराने नेताओं से कुछ नहीं होगा। इतने सालों से तो आपने पुराने नेताओं से काम किया, और वो भी कौन थे? वो भी बेटे थे उन्हीं पुराने कांग्रेस नेता के, सिद्धार्थ पटेल, चिमन भाई पटेल के बेटे थे, फिर भरत सोलंकी, माधव सिंह सोलंकी के बेटे थे। जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता उभर कर आए वो तो उसी परिवारवाद से आए। तो ये नए नेता कौन है, मैंने पूछा, जो राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते, तो मुझे क्या गया, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल एक नया नाम राहुल गांधी के सामने रखा। लाल यानी लालजी देसाई जो कांग्रेस सेवा दल के नेता है, बाल यानी जिग्नेश मेवानी जिसे बाल कहा जाता है, और तीसरे है पाल यानी पाल अंबलिया जो गुजरात किसान कांग्रेस के नेता है। तो ये कहा गया है कि अगले चुनाव में राहुल गांधी एक नया नेता, एक नए नेताओं को आगे करेंगे। लेकिन जैसे कहा गया, ये तो कई बार सालों से हम सुन रहे हैं। 2012 में सौरभ पूरी तरह से गुजरात कांग्रेस ने पार्टी को आउटसोर्स किया था शंकर सिंह वाघेला को। अहमद पटेल ने कहा कि शंकर सिंह वाघेला आप चुनाव चलाइए। 2017 में जब कांग्रेस को पूरी तरह से चांस था चुनाव जीतने के लिए, तब आपने क्या किया, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर के दम पर आपको लगा कि आप आगे बढ़ेंगे, कि पाटीदार एजिटेशन हो रहा है, फिर आपने अल्पेश ठाकुर को लाया और वही अल्पेश ठाकुर के एरिया में आप चुनाव हारते हैं। वो एक चांस था कांग्रेस को 2017 में, लेकिन तब पूरी तरह से अहमद पटेल कांग्रेस चलाते थे। 2017 के चुनाव तक करीब 20-30 सालों तक दिल्ली से वाया रिमोट कंट्रोल अहमद पटेल वॉज द होल एंड सोल ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एक ऐसे नेता जो खुद लोकसभा सीट आप अपनी नहीं जीत सकते थे, उनकी पुरानी सीट भरूच, वो भी जानते थे कि गुजरात के हिंदुत्व की राजनीति में गुजराती मुस्लिम आज लोकसभा सीट नहीं जीत सकता, तो वो रिमोट कंट्रोल करते थे। आते हैं 2022 में। 2022 में मुझे लगता है राहुल गांधी ने केवल 2 रैलियां की। उनकी उसी समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। मुझे अभी भी याद है कांग्रेस नेता ने उनको कहा था कि राहुल जी आप गुजरात आइए, तो उन्होंने कहा नहीं मैं यात्रा पर हूं, मैं 1 दिन आपको दे सकता हूं। 1 या 2 दिन उन्होंने दिए, 2 या 3 रैली ही किए उन्होंने। तो ये कांग्रेस का हास्य है वहां। अब आप तो कह रहे हैं कि नए जनरेशन को लाएंगे, तो मुझे लगता है नए जनरेशन को जब तक आप एक डायरेक्शन नहीं देंगे, एक सही विचारधारा क्या है कांग्रेस की, क्या आप बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर देंगे या बीजेपी के साथ लोकल लेवल पर साठ-गांठ करेंगे। आज राहुल गांधी कहते हैं मैं जानता हूं आपके यहाँ कितने ऐसे ट्रेटर्स हैं जो बीजेपी के साथ साठ-गांठ कर रहे हैं। क्या करेंगे? क्या राहुल गांधी उनको निकाल सकते हैं? और अगर निकालने के लिए तैयार है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा पार्टी में? तो या तो कांग्रेस पूरी तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को वहां टक्कर देने की क्षमता रखे, नहीं तो ये केवल अच्छे डायलॉग्स होते हैं जो जमीन पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि ये पार्टी 30-40 साल से इतनी अब कमजोर हो गई है कि अब रही, इट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द बीजेपी चैलेंज। हम लोग गांधी पटेल की कांग्रेस कहते हैं, तो रही what we have seen in states like Bihar and Uttar Pradesh, Bihar particularly is happening to the Congress in Gujarat, and it has been happening for 30 years. ये कोई नई बात नहीं है सौरभ। 1990s was the turning decade। एक लास्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि कांग्रेस जब अपने पावर में थी तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पंचायत एक चुनाव लड़ रहे थे, मुझे लगता है 90 के दशक में होगा या लेट 80s। उस चुनाव में नंबर 1 कैंडिडेट्स क्योंकि सब जितने थे कांग्रेस के थे, बीजेपी ने जो नंबर 2 और नंबर 3 आए उनको अपनी तरफ किया और उनके जरिए धीरे धीरे पार्टी को बढ़ाई। बीजेपी वॉज अ वेरी वेरी वीक पार्टी। जो अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शंस का मैं मेरे किताब में बार बार जिक्र करता हूं, 87 में मुझे लगता है पहला बड़ा चुनाव जो बीजेपी ने गुजरात में जीता, जिसमें
अमित शाह जी स्कूटर पर थे और नरेंद्र मोदी उनके पीछे, और वो पोस्टर लगा रहे थे। वहां से सौरभ बीजेपी उभर कर आई है और वहां से इतने हाइट से कांग्रेस कमजोर हुई है। इट इज द स्टोरी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, गुजरात ऑफ द लास्ट 30 years, राइज ऑफ बीजेपी, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। थैंक यू राजदीप जी फॉर दैट इंटरेस्टिंग एनालिसिस। कमलेश किशोर सिंह का रुख कर रहा हूं क्योंकि राजदीप जी के विश्लेषण में एक निरंतर की कवरेज है। अजय जी, देवांशी जी वहां पर हैं। कमलेश जी थोड़ा सा बर्ड आई व्यू दे पाएंगे क्योंकि ये गुजरात में रहे भी हैं और अब एक टिप्पणीकार के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति, कांग्रेस की राजनीति पर नजर भी रखते हैं। बताइए कमलेश भाई, आपने कैसी कांग्रेस देखी? लगभग जितने पहलू थे वो दिव्यांशी, अजय भाई और राजदीप सर ने कंप्लीट कर दिया। मैं जब बर्ड्स आई व्यू की बात होती है, जब दिल्ली से देखा जाता है, तो कभी कभी हमको ये सोचना चाहिए कि क्या 30 साल के बाद भी कोई गया हुआ लौट के आता है? ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं है। तमिलनाडु से गए तो अगर देश में अभी जिंदा है, तमिलनाडु में जिंदा है, तो वो जो वहां उभरा, जो अल्टरनेटिव, उसके साथ है। प्रमुख की बैसाखी। राजदीप सर ने अभी बात की बिहार की। बिहार में कांग्रेस इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि आरजेडी है। कांग्रेस वापस 30 साल के बाद कहीं आई हो, ये संभव नहीं लगता। तो एक स्वाभाविक सा क्षरण है, क्या ये संभव है कि उस पार्टी को वहां जिंदा किया जाए? नाउ यू सेड इट, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, जहां से इतने लंबे समय के बाद कोई वापस नहीं आता। हालांकि एक राष्ट्रीय पार्टी है तो अब सब आस लगाए बैठे हैं। हाँ, उससे मुझे लगा, हमने ये चर्चा शुरू की थी घोड़े से। हाँ, और राहुल गांधी कह रहे थे कि बारात के घोड़े को दौड़ रेस में लगा देते हैं और रेस के घोड़े को बारात में। लेकिन वो ये कहते हैं, किया उन्होंने वही है। उन्होंने बारात के घोड़े जगह जगह रेस में दौड़ा दिए हैं। मीनाक्षी नटराजन हो, ये अलवारू हो, कृष्णा अलवारू बिहार में जी, जिनका जो कभी किसी भी रेस को जीतने का तो छोड़िए, पार्टिसिपेट करने का हिस्ट्री नहीं है, आप उसे दौड़ाते हैं। तो राहुल गांधी करते वही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहाँ बब्बर शेर हैं कुछ, गुजरात के कांग्रेस के बारे में, अहमदाबाद की अपनी मीटिंग में। बब्बर शेर जो है वो गुजरात में पालतू सा हो गया है। अगर आप जी, संख्या बहुत ज्यादा है और गिर के जंगलों में गए हैं। गुजरात की जिद है कि वो उसको रिलोकेट नहीं करेंगे, जबकि तमाम पर्यावरणविद और वाइल्ड लाइफ तो मनुष्यों के आसपास रहते घूमते हैं, उनका भय डर खत्म हो चुका है। और गुजरात में बब्बर शेर तो दुनिया में और जगहों पे पाए जाते हैं। गुजरात में एक स्पीसीज है जो सिर्फ वहीं पाई जाती है, वो उसको वाइल्ड एस बोलते हैं। ओके, वो जंगली गधा, गधेड़ा। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो है ना, वो डेजर्ट हो चुका है पार्टी वहां का। उसमें जो घूम रहा है, जो एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, वो एक्चुअली जंगली गधों की है। वो पालतू नहीं बनाए जा सकते, वो मुक्त हैं, वो रन में दौड़ेंगे। यही हालत हो गई है। उसमें उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है जी। इन्होंने कभी भी सीरियस प्रयास नहीं किया। आप यकीन कर सकते हैं कि ये पिछला भाषण मैंने देखा उनका, अहमदाबाद वाला, जो बहुत चर्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि ये 2-3 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये 50 ईयर प्रोजेक्ट है हमारा। ऐसे अगर आप अपने ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख इत्यादि लोगों को कहेंगे, पहले तो आपने उनको ये कह दिया कि आप में से आधे लोग लॉयल नहीं है, गद्दार हैं, और वो सारे तालियां बजा रहे थे। और हम अब 20-40 लोगों को निकाल के फेंकेंगे। इससे क्या होगा, पार्टी के अंदर लोग तरह तरह के कंप्लेंट लिख के भेजेंगे केंद्रीय नेतृत्व को कि ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। सब मिले हुए हैं जी। हाँ, तो सब आपस में पहले तो लड़ जाएंगे। उसको छोड़ दीजिए, आप अपने पूरी ये जो लीडरशिप टीम आपने बुलाई हुई थी एक बड़े से हॉल में, उनको ये कहा कि ये 50 ईयर प्रोजेक्ट है। उसी के चलते तो लोग, अर्जुन मोढवाडिया जैसे लोग भी आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, क्योंकि वो राहुल से अपॉइंटमेंट के लिए 50 साल का इंतजार नहीं कर सकते। उनको लगता है कि 50 साल के बाद किसने देखा है। ये एक समस्या है कि आप, एक बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार राहुल जी ने 2 साल पहले, चुनाव में अभी है टाइम, 2 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी है। लेकिन शुरुआत कैसे की है? कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, बैडली बिगन इज अनडन। जी। तो
केंद्रीय नेतृत्व समझे। और मुझे मेरे हिसाब से जितने लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उनके आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, जो निर्णय करते हैं, आप देख लें कांग्रेस इंचार्ज के जो डिसीजन हुए हैं उसके आधार वासनिक वहाँ पे कांग्रेस इंचार्ज हैं, गुजरात की जो भी चर्चा हो रही है। बहुत पुराने नेता हैं, उनके पिताजी के टाइम के नेता हैं, युवा नेता कहलाते थे, अभी भी युवा नेता कहलाते हैं। हाँ। जैसे राहुल जी भी कहलाते हैं। पर ये बताइए कि कौन कौन से रेस में दौड़े हैं वो। हाँ, और एक जमाने में उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चला था। गुजरात में 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। कई लोगों ने कहा कि इसके बाद हो सकता है गुजरात में कुछ बड़े बदलाव हों। और जो मैंने शुरुआत में जिग्नेश मेवानी का जिक्र किया, लोगों ने ध्यान दिलाया कि 64 साल बाद कांग्रेस की इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले भावनगर में 1961 में इस तरह का अधिवेशन हुआ था। ये भी दिखाता है कि गुजरात कांग्रेस की प्राथमिकताओं में कहां पर है। सब साथियों ने नए महासचिवों का जिक्र किया, उस पर हम अलग से भी बात करेंगे। कमलेश जी, आप झारखंड से हैं, जिसे हम जो बिहार का हिस्सा रहा है लंबे समय तक, और उत्तर भारत की आप राजनीति देखते हैं, फर्क क्या दिखता है आपको पॉलिटिक्स में, गुजरात की पॉलिटिक्स में और नॉर्थ इंडिया की? गुजरात की पॉलिटिक्स में कैपिटल एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उतना बिहार का नहीं करता। ये बेसिक बात सबको पता भी है और हमें याद रखनी चाहिए। धंधा चोखा चलना चाहिए, Yes. बाकी सब बाद में। यस। हाँ। और बिहार की पॉलिटिक्स में जैसे कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये मैं लार्ज बड़े फीचर्स बता रहा हूँ जो गुजरात में चलता है। उसका कारण भी धंधा है, उसके रूट में भी धंधा ही है। ये दो चीजें हम मानते हैं कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि पूरा गुजरात ही ट्रांजैक्शनल है, वो ऐसा नहीं है। और वो क्या बोले, वो एक तरह से बना दिया गया है एक मुहावरा टाइप का। पर राजनीति में कोई भी धंधे को राइज करने के लिए जरूरी है कि जो पावर्स हैं, जिनके पास उसको कम करने की शक्ति होती है, उनके साथ संबंध अच्छे हों। लंबे समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहने से ये हुआ है कि जो कैपिटल है वो उस पार्टी के करीब है। इंटरेस्टिंग। जो बिहार में नहीं है। जी राजदीप जी, आपने अपने पिछले विश्लेषण में अहमद पटेल का जिक्र किया। अहमद पटेल को लेकर 2 तरह की थ्योरी दी जाती है। एक कि अहमद पटेल दिल्ली आ गए और आप जो कह रहे थे कि गुजरात में उन्होंने कोई बड़ा नेता उभरने नहीं दिया और पार्टी बीजेपी से लड़ने के लिए कभी शंकर सिंह वाघेला को लाती रही, कभी किसी और को लाती रही। दूसरी थ्योरी यह दी जाती है कि अहमद पटेल जब तक रहे जीवित, तब तक बुरी स्थिति भी नहीं हुई, एक आध चुनाव का अपवाद छोड़ दे, और 2014 के बाद लोकसभा में भी 8-10 सीटें आती रहीं। जब लालकृष्ण आडवाणी को भी पीएम इन वेटिंग डिक्लेयर कर दिया गया, तब भी तो एक संतोषजनक रहा। लेकिन और 2017 के चुनाव में उनके समर्थकों का कहना है कि साहब अगर वो बीमार नहीं पड़ते तो खेल हो ही गया था, पूरा चीजें बदल गई थी। इसीलिए भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आखिरी में कहना पड़ा कि कांग्रेस जीतेगी तो अहमद पटेल सीएम बन सकते हैं। और 2022 में जब अहमद पटेल नहीं थे और पहला चुनाव, तब कांग्रेस की जो स्थिति हुई, तो विपक्षियों का तर्क है कि अहमद पटेल हमेशा एक सुविधाजनक सी चीजें बना के रखते थे बीजेपी के साथ, खासतौर पर नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ। समर्थकों का तर्क है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह बहुत ज्यादा चिढ़ते थे अहमद पटेल से, क्योंकि वो सोनिया गांधी के करीबी थी और उन्हें लगता था कि यूपीए के राज में 2002 के प्रसंग में जितनी भी उनको हाउंड करने की कोशिश की गई वो अहमद पटेल की बिना पर की गई। फिर वो राज्यसभा के चुनाव और उस चुनाव के झगड़े की याद दिलाते हैं जो बहुत ही पर्सनल चुनाव हो गया था, और 2022 के समीकरण। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि गांधी परिवार को अगर अहमद पटेल की लेगेसी की इतनी फिक्र होती तो उनकी बेटी हैं मुमताज पटेल, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, भरूच से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन गुजरात कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने साठगांठ कर ली आम आदमी पार्टी के साथ और भरूच की सीट दे दी। वो नवसारी से लड़ना चाहती थी, नवसारी भी 15 दिन पहले कहा गया कि अच्छा अब नवसारी से लड़ लो। और जो अर्जुन मोटवाडिया के लिए कही जा रही बात, वो और भी कई कांग्रेसी नेताओं के लिए कही जा रही, पटेल परिवार के लिए भी। ये चूंकि बड़ा जिक्र आता है साहब कि अहमद पटेल, और अहमद पटेल जब दिल्ली में थे तो सोनिया गांधी के लिए क्या किया करते थे क्या नहीं। आपने अपनी 2024 वाली किताब में भी जिक्र किया है कि अरे जो करता था वो फैमिली के लिए करता था ना, अपने लिए तो नहीं करता था। दिल्ली में फिर कोई और नेता क्यों नहीं आ पाया? ये तो एक बड़ा सीधा लीनियर इंटरप्रिटेशन हो गया कि अहमद पटेल ने नहीं आने दिया। तो तुम वहां नेतागिरी कर रहे हो कि चिरौंजी गिन रहे हो कि कोई तुम्हें नहीं आने देगा तो तुम आगे नहीं आ पाओगे?
देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने कहा सौरभ। और जो समर्थक कहते हैं और विरोधी कहते हैं अहमद पटेल के बारे में, दोनों में कुछ हद तक सत्य है। पहली बात तो आपने सही कहा कि देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस हाशिए पर गई है इन टर्म्स ऑफ 30 सालों से सरकार नहीं बनी है। एक एंटायर जनरेशन हुआ है जिसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी है। इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहिए कि कांग्रेस का वोट है 35-40% का वोट है, जो बिहार में नहीं है, यूपी में नहीं है। तो गुजरात में कांग्रेस की एक वोट बैंक है, क्योंकि कोई रीजनल पार्टी वहां उभर कर नहीं आई है। तो इसीलिए 2017 में कांग्रेस को चांस था, 2012 में भी था। आपको आश्चर्य होगा, प्रशांत किशोर ने मुझे एक बार कहा था कि तब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे। गुजरात में 2-3 साल लगातार सूखा पड़ा था और नरेंद्र मोदी की सरकार को वो चुनाव जीतना आसान नहीं था। 2017 में मोदी जी नहीं थे, नई नेता थे, आनंदीबेन पटेल थे, फिर बाद में रूपानी जी आए, लेकिन एक तरह से उनके विरोध एक एंटी इनकम्बेंसी उनके एमएलए के विरोध था। इसीलिए कांग्रेस बहुत बाल बच गई। 77 सीट आए उनके, 12-13 सीट आती उनकी सरकार बनती। तो ये कहना सही है कि ऐसा नहीं है कि जब अहमद पटेल कंट्रोल करते थे एक तरह से कांग्रेस को, कि कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कांग्रेस का एक 40% वोट था। कांग्रेस कम से कम बीजेपी को कई चुनाव में टक्कर भी दे पाती थी। देखिए, अहमद पटेल उस तरह के नेता थे, जैसे मैंने कहा, वो एक बार 80 के दशक में दिल्ली आते हैं, राजीव गांधी के करीबी बन जाते हैं, 1-2 लोकसभा चुनाव जीतते हैं। लेकिन जैसे आप 1989 तक आते हैं तो हिंदुत्व की लहर, राम जन्मभूमि और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति गुजरात में भाजपा शुरू करती है, उसमें मुस्लिम लीडर अहमद पटेल जैसे, उनको एक तरह से वो लोकसभा सीट नहीं जीत पाते हैं, हारते हैं और राज्यसभा चले जाते हैं। एक बार वो राज्यसभा चले जाते हैं, उनका रोल बदल जाता है। फिर वो मास लीडर बिल्कुल नहीं रहते, वो बिल्कुल गुजरात की एक तरह से चुनाव नहीं जीत सकते लोकसभा से, वो राज्यसभा रूट से आते हैं। और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि वो गांधी परिवार के करीब हो जाते हैं, खास करके जब सोनिया गांधी कांग्रेस को एक तरह से टेक ओवर करती है 1998 में। उसके बाद वो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन जाते हैं और कई काम वो गांधी परिवार के लिए करते हैं। लेकिन उनकी नजर गुजरात पर रहती है और वो चाहते हैं कि गुजरात में जो भी हो, उनके बगैर, उनके सलाह के बगैर या उनके इशारे के बगैर कुछ ना हो। इसलिए वो इस तरह के नेताओं को लाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके। सो दैट वाज हिज पॉलिटिक्स, कि वो गुजरात में जो भी नेता आता था, अगर आप कह रहे हैं कि गुजरात के नेता दिल्ली क्यों नहीं आ पाए, अरे धीरे धीरे सौरभ ऐसी हाल हो गए कि गुजरात में कोई लीडर्स ही कांग्रेस के बचे नहीं थे जिनके पास उस तरह की ताकत थी कि वो अपनी लोकसभा सीट 100% जीत सके। कोई ऐसे नेता ही नहीं रह गए थे, देयर वाज नोबडी। 80 के दशक में अमर सिंह चौधरी, माधव सिंह सोलंकी, अन्य नेता जो थे, वो अपनी सीट मिलाकर वो एक तरह से अपनी एक पकड़ बना सकते थे। 2000 के दशक में ऐसे कोई नेता नहीं रह गए थे जो दिल्ली में आकर बड़े मंत्री बन सकते थे या एक तरह से गुजरात का चेहरा बन सकते थे। तो चेहरा कौन रह गए? अहमद पटेल, जो अपनी कमजोरी, अपनी लिमिटेशंस भी जानते थे। और आपने बिल्कुल सही कहा, 2017 में जिस तरह से भाजपा ने कैंपेन चलाया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल फेक न्यूज थी, लेकिन चलाया ताकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो। देखिए, हम हिंदुत्व की राजनीति पर भी, आपने गुजरात कांग्रेस की जब आप बात करते हैं, आपको हिंदुत्व पर भी बात करनी चाहिए ना। हिंदुत्व ने किस तरह से गुजरात की राजनीति को एक तरह से अपना लेबोरेटरी भाजपा ने बनाया था और उस राजनीति को कैसे बदल दिया एक तरह से, पूरी तरह से। आप कैसे फाइट करेंगे जबकि वीएचपी पहले और उसके बाद भाजपा ने एक तरह से पूरे समाज पर अपना कब्जा कर दिया। इट इज मैंने जैसे कहा, मनी पावर, रिलीजियस पावर, स्टेट पावर, मीडिया पावर, जब एक साथ आ जाता है, कॉर्पोरेट पावर, तो आप उसको टक्कर कैसे देंगे? ये गुजरात की यूनिकनेस है। केवल कांग्रेस की कमजोरी ना देखिए, बीजेपी की ताकत भी देखिए ना। बीजेपी ने एक तरह से, पूरी तरह से, मुझे अभी कहा गया कि जिस तरह से जब चुनाव होते, ये गेनीबेन ठाकुर ने भी मुझे कहा कि जब वो जीती चुनाव, पहली कांग्रेस कैंडिडेट 12 साल में, मुझे 15 साल में लोकसभा चुनाव जब जीती बनासकांठा से, किस तरह से उनके समर्थकों पर दबाव डाला गया पुलिस यंत्रणा के जरिए कि अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम आपके खिलाफ केस कर देंगे। देखिए, गुजरात इज अ वेरी डिफरेंट एग्जांपल। सेक्शन 144 इज इन प्लेस इन गुजरात सिंस 2015।
10 साल से पाटीदार एजिटेशन के बाद वो हटाया नहीं गया है। आप 4 लोगों से ज्यादा अगर आप लोगों को इकट्ठा करने चाहिए तो आपको पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है। वो भी एक तरह से पूरा जो कब्जा किया गया है, एक तरह आप कांग्रेस की कमजोरियां बहुत है, लेकिन बीजेपी की दो एक तरह से एक तानाशाही है, उसको भी आपको उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन कितने नेता हैं? तो जब बीजेपी मेड़ दबा रही थी तब कांग्रेस वाले क्या कागा हिला रहे थे? ये क्या बात हुई? सर, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ डोमिनेंस। जब वो अपना इंपैक्ट बढ़ा रहे थे, उसके लिए सुटेबल नैरेटिव खोज रहे थे, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? कौवा उड़ा रही थी क्या? नहीं, कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे थे। कांग्रेस के नेता की कौन, यू विल बी सरप्राइज, आई थिंक देयर वाज वन इलेक्शन, कांग्रेस के कितने 40-45 अजय उम्मट और प्रियांशी ज्यादा जाने 40-45 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि हर व्यक्ति वहां पहले अपना घर दुरुस्त करो ना। अजय जी, ये बार बार हिस्ट्री की बात हो रही है, मैं अब जरा पिछले 10 साल की बात करता हूं। 2017 में एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। अशोक गहलोत पार्टी के प्रभारी महासचिव थे, राहुल गांधी कभी सोमनाथ के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, आप प्रिंसिपल अपोजिशन से कहीं ज्यादा थे, आप स्ट्राइकिंग रेंज में आ गए। तो उसके बाद डिरेल कहां पे हुआ? एक तो ये व्याख्या है कि साहब मुकदमे थे हार्दिक पटेल पर, तो वो कब तक लड़ते, तो वो वहां चले गए। पाटीदार अमानत आंदोलन को जैसे डील किया गया, ये भी कहा गया कि साहब बीजेपी के अंदर ये खेमा था जो आनंदीबेन पटेल के राइस से बहुत खुश नहीं था। अमित शाह का उसमें नाम लिया गया कि अमित शाह ये नहीं चाहते थे कि आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बने। तो इस पूरे आंदोलन से और नतीजों से कई स्कोर सेटल हो गए, ये बात कही जाती है। मैं वो जो एक राइज आया नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद पहला चुनाव, जहां पे कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो कोई पॉलिटिकल रीजन रहे होंगे ना। यही मशीनरी थी, यही कार्डर था, यही सब कुछ था, यही जियोग्राफी, यही पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि अलग से आके कोई टुकड़ा जुड़ गया। तो क्या ऐसा हुआ था जो 2017 में इतना पीक दे गया था? और नहीं, एक व्याख्या तो ये है कि साहब पाटीदार नाराज थे, तो ऐसा तो है नहीं कि साहब पाटीदारों की नाराजगी रातों रात खत्म हो गई हो या उसको पूरी तरह से एड्रेस कर दिया गया हो। क्या बदलाव आया, जरा 2016 से बताना शुरू करिए सर। देखिए सौरभ, पाटीदारों की नाराजगी को हटाने के लिए विजय रूपानी को हटाया गया, और विजय रूपानी को हटाने के साथ साथ नरेंद्र मोदी की एक फिलोसॉफी और एक थियरी रही है कि चेंज द फेस। उन्होंने विजय रूपानी के साथ उनकी पूरी कैबिनेट और मोस्ट ऑफ द एमएलए जो थे उनको अगले चुनाव में हटा दिया। विजय रूपानी को तो एक झटके के साथ उनको और उनकी पूरी कैबिनेट को हटा दिया, और भूपेंद्र पटेल को, जिसको सपने में भी ख्वाब नहीं आया था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको पटेल होने की वजह से उनको गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो पटेलों को राजी किया गया, और पटेलों के जितने भी इश्यूज थे, चाहे पटेल पाटीदारों के सामने जितने भी केसेस थे, हार्दिक पटेल का अकेला केस नहीं था, पाटीदार युवाओं के करीब 3000 से ज्यादा केस थे। सब केसेस जो थे वो रफा दफा हो गए, विड्रॉ हो गए। पाटीदारों के लिए उमिया धाम बना, पाटीदारों के लिए विश्व उमिया धाम बना, पाटीदारों के लिए सरदार पटेल धाम बना, और पाटीदारों को सरकार में, संगठन में काफी जगह उनको एडजस्ट किया गया। नहीं, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड पाटीदार जो थे उनके लिए एक 10% रिजर्वेशन का जो एक नया जो संवैधानिक सुधारा था वो स्टेट में भी किया गया और सेंट्रल में भी किया गया। लेकिन जो राजदीप जिसका जिक्र करते थे, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का राइज एंड राइज जो गुजरात में हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी की तुष्टिकरण की नीति भी जवाबदार थी। उसके लिए अहमद पटेल जितने जिम्मेदार थे, उतने ही चिमन भाई पटेल भी जिम्मेदार थे। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए गुजरात में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को दरकिनार करते हुए उन्होंने लतीफ जैसा जो गुंडा था, लतीफ जो बुटलेगर था, लतीफ जो लिकर किंग था, उसको अपने साथ लिया, और उन्होंने जो माधव सिंह सोलंकी के टाइम पे जो कम्युनल राइट्स हुए उसकी वजह से उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को अपने साथ रखा, और जो तुष्टिकरण की नीति अजमाई, तो नरेंद्र मोदी ने वन लाइनर दिया कि तुष्टिकरण के सामने हम लोग संतुष्टिकरण लाएंगे। और आपको याद हो, गुजरात में हिंदुत्व का राइज हुआ, उसमें एक वजह जो थी वो लतीफ फैक्टर भी थी, क्योंकि तब वो तुष्टिकरण दिखता था। और लतीफ का ही एक डायलॉग है, वो रईस फिल्म में शाहरुख खान बोलता है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो गुजरात में पॉलिटिक्स जो है ना, वो एक रिलीजन है, और रिलीजन जो है वो हिंदुत्व के नाम पे हो या किसी के नाम में हो, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में एंड ऑफ द डे बिजनेस और बिजनेस ही आता है। चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉन्ट्रैक्ट हो, आपका रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट हो। मैं आपको पूछूं सौरभ कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 25 साल में कोई एक एजिटेशन किया हो तो मुझे बताओ।
कोई सिविल राइट मूवमेंट उन्होंने चलाई हो तो बताओ। निर्मा जैसा कॉर्पोरेट हाउस, जैसे ममता बनर्जी ने सिंगूर में लेफ्टिस्ट पार्टी के सामने पूरा एजिटेशन किया, जिसकी वजह से रतन टाटा को अपना नैनो प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल से गुजरात में सिंगूर से सानंद लाना पड़ा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने एक एजिटेशन नहीं किया। वो एजिटेशन महुआ में एक डॉक्टर जो थे एक्टिविस्ट उसने किया। ऊना के अंदर दलितों को इतनी मार पड़ी, उनको चाबुक से मारा गया, कांग्रेस पार्टी ने उसका कभी एजिटेशन नहीं किया। ये टोकनिज्म है। कांग्रेस के किसी भी नेता को आज पूछो कि तुम्हारी पॉलिटिकल फिलोसॉफी क्या है, तुम्हारी विचारधारा क्या है, जो राहुल गांधी बात करते हैं जमीन पे कुछ है नहीं। गुजरात में अभी सर इतना बड़ा मेडिकल स्कैम हुआ, ख्याति कांड, अभी विधानसभा चल रही है गुजरात में, मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग। कोई उस ख्याति कांड की वजह से बोल नहीं रहा है, जिसमें गरीबों को कैंप में ले जाके, उनको नहीं था प्रॉब्लम फिर भी उनके हार्ट की सर्जरी कर दी, उनकी बाईपास कर दी, उनको एंजियोप्लास्टी कर दी, एंजियोग्राफी कर दी। नरेंद्र मोदी ने ऊपर से 20,000 करोड़ रुपए का ये जमीन स्कैम, मुलासना कांड जो निकला, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता जो है उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ मैच फिक्सिंग कर दिया। ये पेपर लीकेज कांड जो गुजरात में इतने हुए, सबसे ज्यादा पेपर लीक गुजरात में हुए, कभी कोई एजिटेशन नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल हॉस्पिटल में एक रेप केस होता है तो पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स और सब लोग एजिटेशन करते हैं। गुजरात में सैकड़ों रेप केस हुए, कभी किसी कांग्रेस पार्टी जो है वो ग्राउंड पे नहीं आई। ड्रग्स स्कैम इतने ज्यादा हो रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सूरत में तुम्हारी पार्टी का कैंडिडेट लोकसभा में सामने के खेमे चला जाता है, आपने आज तक उसके सामने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद छोड़ो सर, अभी 1 महीने पहले गुजरात में जो नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें 1700 कैंडिडेट में से 268 कैंडिडेट जो थे उन्होंने लास्ट डे अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर दिया। कोई पूछे तो सही प्रदेश कांग्रेस पार्टी से या एआईसीसी से कि आपने 268 कैंडिडेट विड्रॉ हो गए और अनकॉन्टेस्टेड बीजेपी को जीतने दिया, इसके लिए किसकी जवाबदेही है? विपक्ष की भूमिका ही नहीं कर रही है यहाँ पर कांग्रेस। गुजरात में कांग्रेस के पास वोटर ज्यादा है लेकिन संगठन नहीं है, नेता नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सर गजेंद्र सिंह नाम का एक एमएलए जो बीजेपी का एमएलए है, हाईकोर्ट ने कहा कि रेप का केस है इसके सामने, इसको अरेस्ट करो। सर आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ और कुंभ के मेले में विथ पुलिस प्रोटेक्शन, वो कुंभ के मेले में यूपी पुलिस के प्रोटेक्शन में घूम रहा था, वो फेसबुक पे उसके फोटो हैं। मुझे समझ में नहीं आता सर कि कांग्रेस पार्टी ने इसका एजिटेशन नहीं किया, न गृह में उसका जिक्र हुआ। कांग्रेस पार्टी में सर एक जमाने में ट्रेड यूनियन से नेता आते थे, सनत मेहता और ये सब नेता ट्रेड यूनियनिज्म करते थे, जमीन पे लड़ाई लड़ते थे। माधव सिंह सोलंकी दलितों के केस लड़ते थे गुजरात हाईकोर्ट में, छोटी कोर्ट में। उनके पिता ईश्वर सिंह चावड़ा जो थे वो खेड़ा, चरोतर, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पर ज्ञानोदय स्कूल्स बनाते थे। उनकी जो वाइफ थी वो बच्चों के बाल में कंघी कर करके भी स्कूल में भेजा करती थी। जीनाबाई दर्जी जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी बात राजदीप सरदेसाई करते हैं, ये सब लोग जमीन से जुड़े हुए थे। आज गुजरात में एक भी नेता बताओ जो पैलेस पॉलिटिक्स से परे हो और जमीन पे जाके जो है वो काम करता हो। ऐसे लोग अगर कुछ आगे भी आए, चाहे वो लाल हो, बाल हो, पाल हो, उनको पार्टी आगे ही नहीं आने देगी। तो ये सब बातें होती है। कोऑपरेटिव मूवमेंट सर बिल्कुल खत्म है, जो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी का जैसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। आज कितने लोग कांग्रेस पार्टी के कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं? पूरी पार्टी को खत्म कर दिया है इन्होंने। और जेन्युइनली कहा जाए तो पार्टी को खड़ी करने में ना किसी को दिलचस्पी है। ये टोकनिज्म ज्यादा होता है, आके इस तरह स्पीच दे देंगे और ये अप्रैल में इनका अधिवेशन पूरा हो जाएगा, बाद में वापस 60 इयर्स के बाद में शायद अधिवेशन होगा। गुजरात भूल जाओ सर, कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होगा अगर यही माहौल रहा तो। थैंक यू फॉर समराइजिंग इट। देवांशी जोशी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं ताऊजी की बात से पूर्णतः सहमत हूं, क्योंकि गुजरात में अगर आप ऐसा मानते हैं कि सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल करने से भाजपा जीतती है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि शंकर सिंह वाघेला अपने राधनपुर के चुनाव में जब मुख्यमंत्री के बाद गए थे तो पत्रकारों को भी मारा गया था, बहुत मारा गया था, और पुलिस का इस्तेमाल कैसे किया था उन्होंने सब जानते हैं। उससे पहले कांग्रेस ने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया और बहुत प्योरिटी से वो सत्ता में आते रहे हैं। ये भी सारी बेतुकी बातें हैं। जिसके पास सत्ता रही है उसने का इस्तेमाल किया है। तो ये सब होता रहा है। गुजरात में कांग्रेस सत्ता में 2 रीजन होते हैं, या तो आपके पास सत्ता होनी चाहिए या तो आपके पास पर्पस होना चाहिए कि हम कुछ करना चाहते हैं। अब दोनों में से जब कुछ भी नहीं होता तो बहुत स्वाभाविक है कि नेता चले जाएंगे। विधानसभा गृह में मैं अभी परसों ही गई थी, सेशन जब चल रहा था, सुन रही थी मैं, सिर्फ 12 लोग हैं वहां पे कांग्रेस के, उनका नंबर ही नहीं आएगा बोलने में, और जितना आएगा उसमें से वो जो भी आवाज उठाते हैं, बात करते हैं,
हमारे विधानसभा की रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आती, वो रिकॉर्डिंग कभी बाहर नहीं आएगी, लोग सुन भी नहीं पाएंगे किसने कैसा देवांशी बोला। विधानसभा में बाहर है, विधानसभा के बाहर किसने रोका है? अजय जी ने कितने प्रसंग गिनवाए अभी? और मैं बता सकता हूँ। नहीं, हाँ अभी नहीं, उन्होंने जो भी किया, मैं वहां पर थी इसलिए मुझे पता है कि उन्होंने गृह में वो सारे मुद्दे उठाए जो जनता के दिमाग में या फिर चर्चा में रहे। उन्होंने बात भी की, बाहर आकर प्रदर्शन भी किया। ख्याति कांड पे डॉक्टर बन के आए थे कांग्रेस के विधायक, सारे 12 विधायक थे, एक पेशेंट बना, एक डॉक्टर बना। उन्होंने स्ट्रीट प्ले किया, ड्रामा किया। राजकोट में टीआरपी गेम जोन के बाद उन्होंने यात्रा निकाली, मोरबी के बाद यात्रा निकाली, वडोदरा का मुद्दा उठाया। पर मुद्दे उठाने से आप सरकार में नहीं आ सकते, मुद्दे उठाने से आप मीडिया में आ सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। और वो कांग्रेस बहुत बेहतर कर रही है पिछले 2 सालों से, वो बहुत बेहतर तरीके से मीडिया में है, चर्चा में है, उनकी बातें होती है। सरकार में वो ऐसे नहीं आ पाएंगे। सरकार में आने के लिए बहुत सिंपल है, आपके पास कास्ट के नेता चाहिए। धर्म की राजनीति अब गुजरात में नहीं चलेगी, क्योंकि भाजपा अब मुसलमानों को टिकट दे रही है और मुसलमान जीत कर आ रहे हैं और उनको प्रमुख बना रही है। तो गुजरात में तालुका पंचायत में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और भाजपा ने उनको टिकट दी है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद आने वाले समय में अहमदाबाद की जो 2 सीट है जो भाजपा नहीं जीत पाती थी, उसमें से एक इमरान खेड़ावाला की खाड़िया विधानसभा है। ऐसा हो सकता है कि खाड़िया में से किसी मुसलमान को भाजपा टिकट दे और वो जीत कर भी आए। तो अब वो हिंदू मुसलमान की राजनीति गुजरात में बहुत ज्यादा नहीं है। गुजरात में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स चलता है और कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स के दम पर ही 1985 में 149 सीटों पर आई थी। जब बहुत ज्यादा सत्ता आती है तो आप नियंत्रण नहीं कर पाते। माधव सिंह नियंत्रण नहीं कर पाए। 1985 के बाद कांग्रेस कभी भी पूर्णतः अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। तो 40 साल हो गए उस बात को। अब 40 साल के बाद आप जब सोचते हैं तो आपके पास कास्ट पॉलिटिक्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और कास्ट के सारे लीडर्स बीजेपी के पास है। संप्रदाय के जो नेता है वो बीजेपी के पास है। धर्म के जो नेता है वो मंदिर के हो या मस्जिद के, दोनों भाजपा के साथ है। मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे नेता है जो मुसलमानों को या तो वोट नहीं करने देते या फिर वोटिंग के दिन उनको बोलते हैं आप अजमेर के दर्शन करके आ जाओ या आप यहाँ पे पार्टी में चले जाओ, पर वो वोट नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि मुसलमान वोट ना कर पाए। तो दलित और ठाकुर 2 समुदाय को छोड़ दे और थोड़ा बहुत कोड़ी समुदाय में वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस जाने की। उसके अलावा कांग्रेस के पास कास्ट में कोई वजूद नहीं है। अभी जो 12 है उसमें से सिर्फ एक पाटन के किरीट पटेल को छोड़ दे तो एक भी सवर्ण एमएलए कांग्रेस के पास है ही नहीं। जो है वो बाकी ठाकुर है या फिर आदिवासी है। तो कांग्रेस को उभरने का सिर्फ एक ही जरिया है जो बहुत पुराना था, कास्ट पॉलिटिक्स। जिग्नेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? वो ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी का विरोध कर पाएंगे या कास्ट कॉम्बिनेशन फिक्स कर पाएंगे या ये वो भी एक सिर्फ ऑप्टिक्स होगी? जिग्नेश बहुत अच्छे दोस्त है, पर वो सुनकर ये उनको बहुत बुरा लगेगा कि नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है कि वो एक्टिविस्ट है, वो लड़ना जानते हैं, मुद्दों पर लड़ना जानते हैं, वो पॉलिटिक्स की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। और वो पॉलिटिक्स में जो जरूरी होता है कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि बस मैं जब एक समुदाय की बात कर रहा हूँ, वो बहुत एक आदर्श परिस्थिति होती है जब राजनीति में आप सिर्फ पिछड़ों की बात करें, वंचितों की बात करें और उनको न्याय दिलाने की बात करें। पर जब चुनाव आता है और चुनाव में आपको पता है कि आपको कहां पर कॉम्प्रोमाइज करना है और अगर आपको नहीं कर पाते, आप फंड नहीं ले पाते कॉर्पोरेट से। अगर कॉर्पोरेट्स आपको पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हर किसी को क्राउड फंडिंग नहीं मिलती और क्राउड फंडिंग से चुनाव नहीं जीते जाते। जब आप सत्ता से लड़ते हैं तो आपको कॉर्पोरेट्स की मदद लेनी पड़ती है और चुनाव खत्म होते ही अगर आप सत्ता में आते हैं, जो बहुत दूर की बात है, तो आप उनकी मदद भी करते हैं जो कांग्रेस ने की है, बहुत सालों से की है। और कैसे लाइजनिंग होता था सबको पता था। जिग्नेश मेवाणी वो नहीं कर सकते। या ना लालजी देसाई भी तो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे साणंद में, वो भी एक्टिविस्ट थे। तो जिन्होंने प्रोटेस्ट किए, जिन्होंने एक्टिविज्म किया, नेता बने, तैयार थाली आ गई, कांग्रेस आ गई कि आप आ जाइए, आप हमारे नेता बन जाइए। तो जिग्नेश मेवाणी या लालजी देसाई या फिर पाल भाई आंबलिया जो किसानों के लिए लड़ते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं। वो कांग्रेस को बहुत अच्छी दिशा दिखाएंगे और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, ये बहुत गलत होप है। और फिर वो वही बात हो जाएगी कि कौन से घोड़े को आप कहां पर लगा रहे हैं। कुछ नेता होते हैं जो मुद्दों पे बात कर सकते हैं, कुछ नेता है जो चुनाव जितवा सकते हैं। पॉलिटिकल मैनूवरिंग नहीं है। जी राजदीप जी, क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? दिवांशी ने एक बात कही अभी कि कास्ट पॉलिटिक्स,
गुजरात पर एक तरह से हावी रही है। ये एक दशक में एक जमाने में सही है। माधव सिंह सोलंकी ने इसी तरह से कास्ट पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कहा, खाम अलायंस करके आगे की, लेकिन पिछले 30 सालों में कास्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कम्युनिटी पॉलिटिक्स में बदल गई है। प्लीज अप्रिशिएट, गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स इन द कंट्री। सबसे ज्यादा शहरीकरण अगर कहीं हुआ है वो गुजरात में हुआ है। आप जितने भी शहरों में जाइए, वहां के एनालिसिस करिए, अहमदाबाद करिए, बड़ौदा करिए, वहां का एनालिसिस करिए, वहां कास्ट पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है। वहां प्योरली आपने जो हिंदुत्व का कार्ड खेला है, यही तो हुआ ना गुजरात में। 85 में जो कास्ट पॉलिटिक्स का किया गया, उसका जो बैकलैश हुआ, कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में तब्दील हुआ। अजय उमट इज राइट, कुछ हद तक जो माइनॉरिटी अपीजमेंट हुआ, लतीफ फैक्टर मुझे लगता है अहमदाबाद तक सीमित था, पूरे गुजरात तक नहीं था। गुजरात की राजनीति में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स एक बार आ गया तो वो अर्बन एरियाज में बीजेपी को एक डोमिनेंट पार्टी बनाकर छोड़ दिया। एंड गुजरात इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितने एक केवल एक फैक्टर नहीं होता, इट इज नॉट जस्ट कास्ट पॉलिटिक्स, इट इज द राइज ऑफ हिंदुत्व पॉलिटिक्स इन गुजरात। ये लेबोरेटरी है बीजेपी की। आप इस बात से क्यों नहीं, इस बात से आप हट नहीं सकते। एंड दैट हैज, और क्योंकि कांग्रेस डज नॉट नो हाउ टू कॉम्बैट हिंदुत्व पॉलिटिक्स, उन्होंने अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स कर दी। शंकर सिंह वाघेला को एक दिन आगे करते हैं, या जब 2017 में राहुल गांधी जाते हैं और कहते हैं मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, तो एक तरह से आप अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। वो चलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी इज द ओरिजिनल हिंदुत्व पार्टी। तो जब ओरिजिनल हिंदुत्व पार्टी को आप सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिटिक्स के नजरिए से कॉम्बैट करने को देखते हो, तो वो आप उस पर कभी यश नहीं पा पाओगे। एक ही व्यक्ति ने 1985 में समझ लिया था कि किस तरह से कॉम्बैट करना है। उन्होंने जो कास्ट अलायंस किया था, वो एक जब तक रहा तब तक कांग्रेस रही। एक बार खाम अलायंस समाप्त हुआ, कांग्रेस भी धीरे धीरे कमजोर होती गई। दिस इज द रियलिटी ऑफ गुजरात। कमलेश जी, योर कंक्लूडिंग रिमार्क। इसमें एक चीज जो राजीव सर बोल रहे हैं वो सही है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज दी डोमिनेंट आइडियोलॉजी, बट ही विल आल्सो अप्रिशिएट दैट ये जो बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स से शुरू किया और डोमिनेंस बनाया, पर राइट नाउ जो दिव्यांशी कह रही थी वो एक बहुत बड़ा सच है। इसको हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते कि वो माइक्रो कास्ट मैनेजमेंट, एकदम छोटे छोटे, एकदम निचले दर्जे पर जाकर छोटी छोटी जो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज है उनको अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने उनके लीडर्स सारे के सारे अपने तरफ कर लिए हैं। ये माइक्रो मैनेजमेंट की आर्ट बीजेपी ने मास्टर कर ली है, अन्य स्टेट्स में भी, पर गुजरात में तो श्योर। कांग्रेस का प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस मैक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है, और ये यहां से भेजे गए, यहां से अपॉइंटेड, यहां से अनअपॉइंटेड लीडर्स से नहीं होगा। रिवाइवल तो तभी हो सकता है जब लोकल कोई एक बड़ा नेता उभरे, नेता, पॉलिटिशियन, नॉट एन एक्टिविस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन अ वंडरफुल पैनलिस्ट।